तो स्वागत है आपका हमारे इस संजीवनी क्लास में। जी हाँ, ये वही क्लास है जहाँ पे पिछले 500 क्वेश्चंस को जो रिपीट किया है उस सारे क्वेश्चंस को मैं क्या है देखने वाले। देखिए, ये है हमारा फिजिक्स का पहला पार्ट। यानी फिजिक्स में 25 क्वेश्चन लेंगे, फिर फिजिक्स का 25 क्वेश्चन बाद लेंगे। इससे पहले हम बायोलॉजी क्लास करवा चुके हैं, और अब बायोलॉजी क्लास नहीं देखी हुई तो जाके देखना। पहले क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर किसका मात्रक है। कोई भी चीज समझने से पहले आप इसका वो समझो, परिभाषा क्या होता है। प्रकाश वर्ष, मान लीजिए प्रकाश है, ये क्या है, प्रकाश है। तो प्रकाश वर्ष, वर्ष यानी कि एक साल, जैसे 2025 से 2026, 2001 से 2002। एक साल में प्रकाश कितना दूर जाएगा, एक साल में प्रकाश क्या करेगा, कितना दूर जाएगा, उसे बोलते हैं प्रकाश वर्ष। उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष। इससे क्या पता चलता है कि कितना दूर जाएगा, मतलब 2 मीटर, 4 मीटर, 2 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, वो कुछ दूर तो तक करेगा। उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, यानी प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है, तो क्या मापा जाता है, दूरी। क्या मापा जाएगा, दूरी। यानी प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। इसका मतलब वर्ष, एक वर्ष में, ये जो प्रकाश वर्ष लिखा हुआ है, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा कितना दूरी तय करता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पार्सेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। अब देखो यहाँ पे दो बात होती है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, पार्सेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को क्या बोलते हैं, पार्सेक। ठीक है, अब एक पार्सेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, तो कितने होते हैं, 3.26 एल वाई यानी कि लाइट ईयर, एल वाई यानी कि लाइट ईयर। तो एक पार्सेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, प्रकाश वर्ष। ये जो क्वेश्चन है, जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में 2019 के दूसरे सेट में क्वेश्चन पूछ चुके हैं। दलवे में क्या होता है, ग्रुप डी का क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछेगा, एनटीपीसी का क्वेश्चन एएलपी में पूछेगा, एएलपी का क्वेश्चन किसी और में पूछेगा, और रिपीट करते रहता है। इसलिए हम लोग हर एग्जाम का ही सारा क्वेश्चन उठा रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या था, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का। प्रकाश वर्ष क्या होता है कि एक साल में प्रकाश कितना दूर जाएगा, कितना डिस्टेंस तय करेगा, इसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। दूरी का सबसे बड़ी इकाई क्या है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पार्सेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पार्सेक। तो एक पार्सेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, तो 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का एसआई मात्रक क्या है। बल का एसआई मात्रक हमारा होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। इसका सिंबल क्या है, एन। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन, बल का एसआई मात्रक न्यूटन। न्यूटन का शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, एन। न्यूटन का सिंबल, शॉर्ट में सिंबल, न्यूटन का सिंबल क्या है, एन। नेक्स्ट है, लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है। पहले आप लेंस समझते हो, जैसे किसी का आंख खराब होता है तो उसका चश्मा आता है, चश्मा में लेंस लगा होता है कि वो कितना पावर का होता है। तो वही कह रहा है कि लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है, उसका मापने का क्या है, डायरेक्टर। डायरेक्टर, ठीक है। इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, डी। लेंस मापने की क्षमता क्या होती है, डायरेक्टर, यानी कि लेंस को डायरेक्टर में मापा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कब आ रखा है, ग्रुप डी के 2022 एग्जाम में ध्यान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की प्रबलता किसमें मापी जाती है। पहले तो ध्वनि की प्रबलता क्या होती है, प्रबलता यानी कि लाउडनेस। क्या, लाउडनेस। ध्वनि कम है या ज्यादा है, इसमें इसको किस चीज में नाप सकते हैं, इसका होता है डेसिबल। इसका क्या होता है, डेसिबल। अगर इसका सिंबल का बात करें तो डी और बी। इसका सिंबल क्या है, डी और बी, डेसिबल। यानी कि ध्वनि की प्रबलता किसमें मापी जाती है, डेसिबल में। ध्वनि की प्रबलता किसमें मापी जाती है, डेसिबल में। ध्वनि की प्रबलता किसमें मापी जाती है, डेसिबल में। ये एनटीपीसी 2016 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला क्यों होता है। आकाश का रंग नीला क्यों होता है, आकाश का रंग नीला क्यों होता है। इसको समझने से पहले आप यहाँ पे एक चीज समझो, ये है रोशनी, यानी कि सूरज का क्या है, प्रकाश। सूरज का क्या है, प्रकाश। ये हमारा वायुमंडल है, इसमें क्या होता है, 7 कलर होते हैं। सूरज के प्रकाश में क्या होता है, 7 कलर होते हैं। सातों कलर क्या करेंगे, ये आके टकरा के बिखर जाए, टकरा के क्या होता है, बिखर जाता है। इसको बोलते हैं प्रकीर्णन। इसको क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई दे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाल रंग क्या होता है, ये जो लाल रंग है ये कम बिखरेगा। लाल रंग क्या करेगा, कम बिखरेगा। लेकिन ये जो नीला कलर है, जिसको ब्लू बोलते हैं, नीला कलर क्या होता है, ये ज्यादा बिखरता है।
नीला कलर क्या करता है, ज्यादा दिखेगा। तो कोई भी चीज पर जब प्रकाश पड़ती है और वो चीज हमारे आंख तक पड़ती है, तब हम वो चीज को हम देख पाते हैं। तो आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि आकाश में जो नीला कलर का जो प्रकाश है उसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है। आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, किसी कारण, प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो किस प्रोसेस से, तो प्रकाश का प्रकीर्णन है। प्रकीर्णन क्या होता है कि किसी चीज में प्रकाश टकरा के वो कितना बिखेरता है, जो ज्यादा बिखेरता है वो जल्दी हमारे आँख के पास आता है, और जो कम बिखेरता है कम हमारे आँख के पास आता है। और यहाँ पे एक और सवाल ये आती है कि कौन सा रंग है, वो कौन सा प्रकाश का रंग है जिसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है। अब जस्ट हम बता दीजिए लाल रंग, क्योंकि लाल रंग बहुत कम बिखेरती है, और इसी कारण जब लाल रंग एक ही जगह पे ज्यादा रहता है तो ये हमें ज्यादा डार्क दिखाई पड़ती है, और इसी कारण खतरे की घंटी, यानी खतरे का जो कलर होता है, जिसको डेंजरस कलर बोला जाता है, या डेंजरस सिंबल बोला जाता है, वो क्या होती है, कौन सी कलर, रेड। ये सवाल भी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो खतरे का कलर किसे बोला जाता है, तो लाल रंग। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होती है। लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होती है, बहुत कम होती है, तो उस जगह पे ज्यादा दिखाई पड़ती है। और किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होती है, वो नीला कलर का। और आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ती है, क्योंकि आकाश का रंग नीला इसलिए दिखाई पड़ती है कि नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में उपयोगी दर्पण। अब यहाँ देखो, यहाँ सवाल कैसे आता है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले तो आपने देखो दर्पण कितने होते हैं, 3 दर्पण कितने होते हैं, 3। एक होते हैं अवतल दर्पण, दूसरा होता है समतल दर्पण, और तीसरा होता है उत्तल दर्पण। ये सब समझने से पहले एक चीज, अवतल दर्पण क्या है। मान लो ये क्या है, ये दर्पण है, ये क्या है, ये दर्पण है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये दर्पण है, यहाँ पे छोटा सा इमेज है। मान लो छोटा सा इमेज क्या है, 2 सेंटीमीटर का। 2 सेंटीमीटर का जो इमेज है वो अवतल दर्पण में क्या करेगा, उसको 3 सेंटीमीटर में बना देता है। उसे क्या करता है, 3 सेंटीमीटर में बना देता है अवतल दर्पण। समतल दर्पण क्या करेगा, जैसे एक जैसे 2 सेंटीमीटर का इमेज है, वो क्या करेगा, दर्पण में सेम क्या करेगा, सेम 2 सेंटीमीटर का बनाएगा। और उत्तल में क्या होता है कि 2 सेंटीमीटर का जो इमेज है वो क्या करेगा, इसका देगा 1 सेंटीमीटर में बना। इसका मतलब अब क्या समझे, अवतल दर्पण जो है वो किसी वस्तु का इमेज क्या करता है, बड़ा बनाता है। समतल दर्पण क्या करता है, सेम वैसा ही बनाता है, यानी कि जितना जितना सेंटीमीटर का, यानी जितना साइज का इमेज है उतना साइज का वो इमेज कार्टून बनाता है। उत्तल दर्पण क्या करता है कि छोटा सा इमेज को बड़ा बनाता है, चलिए बड़ा सा इमेज क्या करता है, छोटा बनाता है। तो दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग करता है, तो दाढ़ी बनाने में किसका होता है, अवतल दर्पण का। किसका होता है, अवतल दर्पण का। किस दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण। क्यों, क्योंकि दाढ़ी बनाने में जो दर्पण का यूज करते हैं वो छोटा सा इमेज क्या करता है, हल्का बड़ा बना देता है, इसलिए दाढ़ी बनाने में इजी होता है, हजामत लोग। ठीक है, तो दाढ़ी बनाने में किसको उपयोगी होती है, अवतल दर्पण का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। एक पार्सेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, 3.26। और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो पार्सेक। बल का ऐसा मात्रक क्या है, न्यूटन, इसका सिंबल एन। लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है, डायरेक्टर में, डायरेक्टर का सिंबल डी। ध्वनि की प्रबलता किसमें मापी जाती है, डेसिबल में, डेसिबल का सिंबल डी बी। आकाश का रंग नीला क्यों, दिखाई देती है, क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, तो वो होता है नीला कलर का। और किस कलर का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, वो होता है लाल रंग। ठीक है, खतरे की निशानी किस कलर को बोलते हैं, लाल रंग को। क्यों, क्योंकि इसका प्रकीर्णन बहुत कम होती है, इसलिए वो एक जगह पे ज्यादा दिखाई देती है। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का। अब यहाँ पे देखो दाढ़ी बनाने में क्या होता है, अवतल दर्पण।
अब एक सवाल यहाँ पे और भी आता है कि साइड मिरर, यानी कि जो बाइक हो या फिर कोई ट्रक हो, कोई कार, उसके पीछे उसके साइड में छोटा सा आईना लगा होता है, उसमें किस दर्पण का उपयोग करता है? पहले आप ये देखो, ये दर्पण लगा, बाहर का बड़ा इमेज को क्या करता है? छोटा बनाता है। तो बड़ा इमेज यानी 2 सेंटीमीटर की इमेज को छोटा यानी कि 1 सेंटीमीटर बनाना, ये किसका काम है? यह उत्तल दर्पण। किसका काम है? उत्तल दर्पण। तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग कोई किया जाता है, लेकिन दाढ़ी या हजामत बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अभी जस्ट इससे हम बता रहे थे कि दाढ़ी बनाने में कि हजामत के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का क्या काम है? छोटा सा इमेज को थोड़ा सा बड़ा बना देना। ठीक है, और उसी में जस्ट बताया क्या कि साइड मिरर के यानी कि गाड़ी के जो साइड मिरर होता है उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वो होता है उत्तल। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण ही क्यों लगाया जाता है? क्योंकि उत्तल दर्पण का काम है किसी वास्तविक इमेज को यानी कि बड़ा सा इमेज को छोटा बनाना। क्या होता है? बड़ा सा इमेज को छोटा बनाना। ये क्वेश्चन ग्रुप डी के 2018 में आ चुका है। साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण। हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है? निकट दृष्टि मायोपिया के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? इसके जस्ट पहले सवाल में एक क्वेश्चन आया था, क्या लेंस का क्षमता किसमें मापी जाती है? डायोप्टर में। और हम बताए थे उसमें लेंस में क्या होता है कि जब किसी का आंख ना होता है तो उसका चश्मा होता है, उसमें लेंस लगा होता है। ठीक है, क्वेश्चन यही कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? सबसे पहले आप ये समझो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष क्या होता है। देखो, दो तरह का होता है। एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है क्या? निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होगा? दोष किसमें होगा? निकट। लेकिन ये इसका जस्ट क्या हो सकता है? अपोजिट। क्या होता है? अपोजिट। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को तो जो है वो निकट साफ साफ दिखाई देगा। निकट क्या करेगा? साफ साफ दिखाई देगा। निकट कैसा दिखाई पड़ेगा? साफ साफ दिखाई पड़ेगा। और दूर में क्या करेगा? दूर वाले में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, हम क्या करें? प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यानी कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को निकट साफ साफ दिखाई पड़ेगा और दूर में नीला दिखाई पड़ता है। इसके जस्ट अपोजिट में आ जाओ। इसके जस्ट क्या करो? अपोजिट में आ जाओ। दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। ठीक है, ये क्या होता है? इसका जस्ट अपोजिट होगा। क्या होता है? जस्ट अपोजिट। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति दूर साफ साफ दिखाई देगा, निकट में प्रभाव करेगा। कैसे प्रभाव करेगा? करेंगे निकट में क्या करेगा? ये प्रॉब्लम करेगा। निकट में प्रॉब्लम करेगा और दूर में साफ साफ दिखाई देगा। यानी कि सीधा सा बात समझो, निकट में अगर दोष लगा हुआ है तो निकट साफ दिखाई पड़ेगा, दूर में धुंधला दिखाई पड़ेगा। और दूर दृष्टि दोष में दूर में अगर दोष लगा हुआ है तो दूर साफ साफ दिखाई पड़ेगा और निकट धुंधला दिखाई पड़ेगा। यानी इसका जस्ट क्या होता है? उल्टा। अगर किसी इंसान को निकट दृष्टि दोष है तो निकट उसको साफ दिखाई पड़ेगा और दूर के लिए उसको चश्मा का यूज करना पड़ेगा। अगर किसी को दूर दृष्टि दोष का प्रॉब्लम है तो उसको दूर साफ दिखाई पड़ेगा और निकट देखने के लिए चश्मा का उपयोग करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को किस तरह का लेंस का उपयोग होता है? लेंस होता है दो तरह का, जिस तरह से दर्पण हम बताए थे दो तरह का, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण और एक समतल दर्पण। समतल का खैर यहाँ कोई काम ही नहीं कि समतल का काम क्या है कि जितना बड़ा ये इमेज है आईना में भी उतना बड़ा इमेज बनेगा, सीधी बात है। अब यहाँ पे देखो, तो निकट दृष्टि दोष, ये जो निकट दृष्टि दोष है इसका किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ लिखा है, एक होता है अवतल लेंस। ये क्या होता है? अवतल लेंस। अवतल लेंस। और एक होता है उत्तल लेंस। क्या होता है? उत्तल लेंस। दो लेंस हो गए। पहचानेंगे कैसे? किस प्रॉब्लम में कौन सा लेंस पहचानेंगे? यहाँ देखो निकट, यहाँ क्या है? निकट। 1 2 3, यहाँ पे कितना अंक लगा हुआ? 3 डिजिट, 3 अंक। तो 3 अंक में क्या करो? 3 अंक में क्या करो? एक जोड़ दो तो बन जाएगा 4। अब बताओ, अब उत्तर लेंस का यूज होगा या उत्तर लेंस का? क्योंकि 1 2 3 उत्तर का बात करें 3 ये अंक, तो अब तक क्या हो गया? 4। यहाँ पे लेंस क्या हो जाएगा? 4, यानी कि अवतल अवतल लेंस। अवतल लेंस। अगर यही क्वेश्चन ये रहता कि दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को किस टाइप का लेंस चाहिए, तो यहाँ पे दूर दो अंक
दो अंक का, दो अंक में एक अंक जोड़ हो जाएगा कभी मतलब किसका दूर दृष्टि दोष वाले के लिए कौन सा लेंस चाहिए, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्लियर हो यहाँ पे। सबसे पहले फिर से देखो, निकट दृष्टि दोष में निकट का साफ दिखाई पड़ेगा, दूर का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यानी कि दूर में धुंधला दिखाई पड़ेगा। दूर दृष्टि दोष में दूर में साफ साफ दिखाई पड़ेगा, निकट में क्या करेगा, धुंधला दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ देखो निकट 3 अंक का बना हुआ है, तो 3 अंक में एक अंक जोड़ दो, बन जाएगा 4 अंक। 4 अंक का मतलब और बहुत तोला अवतल, यानी कि निकट दृष्टि दोष वाले को एक अंक मिलाकर 4 अवतल का उपयोग करें। दूर दृष्टि दोष वाले को सिर्फ 2 है, 2 अंक बनाएंगे उत्तल इसका। निकट दृष्टि दोष वाले के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष वाले के लिए उत्तल लेंस। क्लियर हुआ यहाँ तक। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि तारों का टिमटिमाना किस कारण से होता है। तारों का टिमटिमाना जब हम लोग रात में ऊपर आसमान में देखते हैं तो तारा है चमकते रहता है, चमकता दिखाई पड़ता है, इसका क्या होता है। देखिए ये क्या है, ये स्टार है, ये क्या है, स्टार है। हमारे वायुमंडल में बहुत तरह के पदार्थ हैं और तरह के क्या होते हैं वायुमंडलीय पदार्थ हैं। तो हम लोग कहाँ खड़ा है, हम लोग कहाँ खड़ा है, यहाँ पे। हम लोग कहाँ खड़ा है, यहाँ। क्या करेगा, प्रकाश आए, प्रकाश क्या करेगा, रहेगा इससे टकराएगा, फिर ये मुड़ जाएगा, मुड़ जाएगा, फिर यहाँ टकराएगा। हो सकता है कि ये इधर मुड़ जाए तो यहाँ टकराएगा, हो सकता है ये इधर मुड़ जाए तो यहाँ टकराएगा। इस तरह से ये क्या करेगा, ये मुड़ते जाते मुड़ते टकराते तक क्या हुआ, आके हम आता है। तब यहाँ का प्रकाश, यहाँ का प्रकाश हाँ यहाँ से होके हमसे आंख तक आया, यानी कि इस डायरेक्शन से, इस परत से और ये वाली परत के बीच ये बहुत तरह का क्या हुआ, बहुत तरह का प्रकाश क्या था, मुड़ता है। बहुत तरह का प्रकाश क्या करता है, मुड़ता है। तो यही क्या होता है, कभी यहाँ दिखाई पड़ता है, कभी यहाँ दिखाई पड़ता है, कभी यहाँ दिखाई पड़ता है। जब जब वायुमंडलीय परत में वो जो प्रकाश से टकरा के हमारे जितना बार टकराएगा, जितना बार टकराएगा उतना बार हमको चमकीला दिखाई पड़ता है। इसीलिए क्या करता है, जो स्टार है वो हमें कैसा दिखाई पड़ता है, कैसा दिखाई देता है, टिमटिमाता है। इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है ये जो है वायुमंडलीय, क्या कारण होता है, वायुमंडल अपवर्तन के कारण। इसे क्या कहते हैं, अपवर्तन। इसका आंसर क्या होगा, वायुमंडलीय, वायुमंडलीय अपवर्तन। ध्यान रखना, अपवर्तन की परावर्तन नहीं होगा, प्रकीर्णन नहीं होगा, ये होगा अपवर्तन। प्रकीर्णन का मतलब क्या हुआ था, जैसे पहले इसमें प्रकाश आए, विक्षेप गए, प्रकाश क्या किया, वायुमंडल टकरा के वो क्या है, परावर्तन। सब लोग क्या होता है, प्रकीर्णन, लेकिन यहाँ पे क्या है, अपवर्तन। तो तारों का टिमटिमाना किस कारण से होता है, अपवर्तन के। ये तो 2022 के एग्जाम में तीसरा शिफ्ट में क्वेश्चन आ चुका। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। इससे पहले आप लोग निकट दृष्टि दोष वाले को ध्यान समझ गए, क्योंकि इससे एक सवाल तो आ ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या करा, ध्वनि यानी कि जो हमारा साउंड, साउंड किस माध्यम में तब नहीं कर सकते। सबसे पहले अब ये समझो माध्यम क्या होता है, तो साउंड को चलने के लिए कोई एक हेल्पर चाहिए, कोई क्या चाहिए, हेल्पर चाहिए। तो ये जो साउंड है किस माध्यम की यात्रा नहीं कर सकता है, तो उसको बोलते हैं निर्वात। तो क्या बोलते हैं, निर्वात, यानी कि जहाँ पे हवा, जहाँ पे हवा नहीं, यानी कि ध्वनि जो है वो निर्वात में गमन नहीं कर सकती, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। यानी कि ध्वनि को गमन करने के लिए, ध्वनि को या एक जगह से दूसरे तक जगह तक जाने के लिए क्या होता है, उसको हवा चाहिए। ठीक है, ध्वनि को किस माध्यम यात्रा नहीं कर सकती, बोलते हैं निर्वात। ठीक है, किस माध्यम यात्रा नहीं कर सकती, तो निर्वात। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट है ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। अब यहाँ पे आप फंस गए। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, तो वो होती है ठोस में। किसमें होती है, ठोस में, यानी कि सॉलिड में। किसमें होती है, ठोस में। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन अगर ये पूछेगा कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, तो ऑप्शन ये देगा ठोस, द्रव, गैस या इनमें से कोई नहीं, तब लगाना है ठोस। ठीक है, अगर ठोस में भी एग्जांपल दे दे, यानी क्वेश्चन इस तरह से पूछे कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, तो स्टील, एल्युमिनियम, लोहा या इनमें से कोई नहीं। अब देखो ये जो स्टील है, पहला ठीक है, दूसरा एल्युमिनियम, तीसरा लोहा, चौथा इनमें से कोई
नहीं, मान लो। ठीक है, अब देखो स्टील भी क्या है, हमारा ठोस है, एल्यूमिनियम भी क्या है, हमारा ठोस है, लोहा भी क्या है, हमारा ठोस है। अब देखो ठोस, अगर ठोस में किस में सबसे ज्यादा अधिक, अगर क्वेश्चन ये पूछे कि ठोस द्रव गैस किस में, तब तो 100% ठोस में लगाना है। ठीक है, अब ठोस में भी किस, अब स्टील में अपन ये देखना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि स्टील में एल्यूमिनियम के ध्वनि की चाल कितना होता है। स्टील में होता है 6000 मीटर प्रति सेकंड, और एल्युमिनियम में होता है 6420 मीटर प्रति सेकंड। स्टील में कितना होता है 6000 मीटर प्रति सेकंड, और एल्युमिनियम में कितना होता है 6420 मीटर प्रति सेकंड। अब ये बताओ 6000 ज्यादा है या 6420 ज्यादा है? 6420 क्या ज्यादा, तो एल्युमिनियम में। यानी कि अगर क्वेश्चन ये पूछे कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, तो स्टील, एल्युमिनियम वो या इनमें से कोई नहीं, तो किस में लगाना है, एल्युमिनियम। इसमें करना एल्युमिनियम में। याद रखना एल्युमिनियम में ही सबसे ज्यादा क्या होता है, ध्वनि की चाल होती है। ठीक है, तो कितना 6420। कहीं कहीं क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है क्या, कि ध्वनि की चाल एल्युमिनियम में कितना होता है। ऑप्शन आपको देगा 6000 मीटर प्रति सेकंड, 6420, 6000, 6200 मीटर प्रति सेकंड, या इनमें से अब क्या लगाना है 6420 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि आप दोनों याद करना है। आपको क्या करना है, ये दोनों याद करना है, एल्युमिनियम भी याद करना है, तो सब जगह एल्युमिनियम होता है। एल्युमिनियम में कितना होता है 6420 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि की सबसे ज्यादा होती है उसमें, ठोस में सबसे ज्यादा होती है एल्युमिनियम में। एल्युमिनियम में कितना होता है 6420 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि गमन करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, तो वो हवा की। यानी कि अगर निर्वात हो जाए तो नहीं कर सकती। यहाँ तक clear हुआ? ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन है सोनार का उपयोग किसके लिए होता है। एक आता है सोनार, देखो, एक क्या आता है सोनार, SONAR। एक आता है सोनार, एक होता है राडार। ठीक, एक होता है सोनार और एक होता है रडार। रडार तो आप लोग समझते हो हवाई जहाज में इसका उपयोग किया होता है। ठीक है, लेकिन सोनार का उपयोग किस चीज के लिए किया जाता है, तो समुद्र की गहराई नापने के लिए। जो समुद्र है, ये जो समुद्र है, ठीक है, और ऊपर से अगर मान लो कोई जहाज चल रहा है, कोई ऊपर क्या कर रहा है, जहाज, पानी वाला जहाज, ठीक है, पानी वाला जो शिप जिसको बोलते हैं, SHIP, जिसको शिप बोलते हैं, पानी वाला जहाज चल रहा है, तो ये क्या करता है, एक एक फ्रीक्वेंसी भेजता है, एक रेडिएट, एक तरंग भेजता है। ठीक है, यानी कि लास्ट गहराई कितना है, गहराई कितना है। तो अब सोनार का उपयोग कौन करता है, तो समुद्र की गहराई नापने के लिए। कौन करता है, तो जहाज करता है। किस चीज से, समुद्र की गहराई नापने के लिए। यानी सोनार का उपयोग किसके लिए होता है, तो समुद्र की गहराई मापने के लिए। समुद्र की गहराई मापने के लिए, ये लिए। ठीक है, सोनार का उपयोग क्यों होता है, तो समुद्र की गहराई मापने के लिए। सोनार का उपयोग कौन करता है, तो समुद्री जहाज या समुद्री पनडुब्बी। ठीक है, क्वेश्चन फिर से, साइड मिरर में किसका उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का। जबकि हजामत बनाने के, दाढ़ी बनाने के किसका उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण। ठीक है, निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, निकट दृष्टि दोष हटा देगा, लेकिन सीधा लिख देगा मायोपिया के निवारण के लिए। अब इंग्लिश भी थोड़ा बहुत नहीं समझोगे कि क्वेश्चन तो छूट जाएगा, इसीलिए दोनों याद करेंगे। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो इसमें 3 लीटर है निकट, एक जोड़ देना 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब तक तो किसका लेंस का उपयोग करेंगे, अब तक का। पहले ही पूछेगा दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किसको, किस लेंस का उपयोग क्या करते हैं, तो दूर हो गया, दूर, 2 अंक का हो गया, एक जोड़ दो, 3 अंक में क्या हो गया, उत्तर। तो क्या आ जाएगा, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तर लेंस, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। ठीक है, नेक्स्ट, तारों का टिमटिमाना किस कारण से होता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ध्वनि किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती, तो होता है निर्वात में। ध्वनि की चाल सबसे अधिक अधिक किसमें होती है, ठोस में। ठोस में भी सबसे अधिक किसमें होती है, एल्युमिनियम में। एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 6420 मीटर प्रति सेकंड। सोनार का उपयोग किसके लिए किया जाता है, समुद्र की गहराई नापने के लिए। और सोनार का उपयोग कौन करता है, तो समुद्री जहाज या पनडुब्बी। यहाँ तक ठीक है, ये हो गया हमारा 13 क्वेश्चन। अब और भी क्वेश्चन बने रहेंगे। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा यानी कि ऑडियोबल रेंज कितनी है। सबसे पहले आप ये समझो श्रव्य सीमा क्या होता है, कि मनुष्य कम से लेकर कितना से कितना के बीच में सुन सकता है ध्वनि को।
तो इसका श्रव्य सीमा कितना होती है? 20 Hz टू 20,000 Hz। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 20 हर्ट्ज लेकर 20,000 हर्ट्ज तक क्या कर सकता है आदमी, इनकी मनुष्य का कान सुन सकता है। अगर 20 से माइनस हो जाए, 20 से क्या हो जाए, माइनस हो जाएगा, 19 आ जाए, तो मनुष्य उस आवाज को नहीं सुन सकता। 20,000 से 20,000 एक 22,000 21,000 आगे चल जाए तो मनुष्य उस आवाज को भी नहीं सुन सकता। यानी कि मनुष्य के कान का जो नॉर्मल ऑडियोवल रेंज होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक वो सुन सकता है, स्पष्ट रूप से आसानी से सुन सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2017 के एनटीपीसी में आ चुका है। नेक्स्ट हमारा सवाल है, रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है? जो आजकल अंतरिक्ष में रॉकेट छोड़ा जाता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है? उसका एक ही सिद्धांत है और उसको बोलते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग का सिद्धांत किस सिद्धांत पे काम करता है? संवेग संरक्षण पे। अब ये संवेग क्या होता है, ये संरक्षण क्या होता है, ये तो हमारा वर्ल्ड ऑर्डर है। जब इसके डिटेल क्वेश्चन पे चलेंगे, डिटेल पे चलेंगे तब ये सारा चीज वहाँ पे क्लियर। फिलहाल आप ये वन लाइन क्वेश्चन को रट दीजिए, रिपीट क्वेश्चन नहीं करवा रहे। अगर इसी में डिटेल देने लग जाएगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्वेश्चन बहुत लिखा हुआ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग कितना होता है? पहले आप ये समझिए, पलायन वेग यानी कितना मीटर से अगर हम किसी चीज को फेंकेंगे। जैसे देखो ये हमारा क्या है, पृथ्वी है, ये हमारा क्या है, मान लो हम लोग यहाँ फर्स्ट, जैसे मान लो ये मार्कर, ठीक है, हम कितना स्पीड से फेंकेंगे कि ये जो इसके रेंज से क्या हो जाए, ये बाहर हो जाए और वापस कभी ना आए, वापस कभी ना आए। तो कौन सा रेंज हुआ? तो इसका रेंज कितना होता है? इसका रेंज होता है 11.2 मीटर, सॉरी किलोमीटर, किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी कि एक सेकंड में, एक सेकंड जितना होता है, एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर अगर इसको हम फेंक देंगे ना, वही हिसाब से फिर वही एक अगला फिर एक सेकंड आएगा, फिर 11.2 किलोमीटर के हिसाब से अगर इसका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से अगर इसको हम फेंक देंगे तो क्या होगा, पृथ्वी से वापस कभी नहीं आएगा, ये कभी आ ही नहीं सकता। कितना भी ग्रेविटी से इसको खींच ले ये आ ही नहीं सकता। यानी कि पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है वो कितना होता है? 11.2 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पहला ऑप्शन, 11.3 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, स्क्वायर लगा देगा, स्क्वायर का यहाँ गलत है। तो हमारा कितना होगा? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये 2018 के ग्रुप डी में क्वेश्चन आ चुका है। कौन सा शिफ्ट में? तो पहला शिफ्ट में। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, लिफ्ट की रस्सी टूटने से व्यक्ति का भार क्या हो? तो व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा? वो शून्य हो जाएगा। व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा? वो शून्य हो जाएगा। कि लिफ्ट है, कोई लिफ्ट है, अगर वो क्या हुआ, टूट गया, जितना स्पीड से नीचे गिर रहा है, जितना स्पीड से नीचे गिर रहा है, तो उसके अंदर जो व्यक्ति है ना उसका भार जीरो हो जाएगा। उसका भार क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रेविटेशन है ये पूरे लिफ्ट को उस पावर से खींचता है, इसका कोई वैल्यू ही उस टाइम नहीं रहता है। तो लिफ्ट की रस्सी अगर टूट गई तो उसके अंदर अगर कोई व्यक्ति है उसका भार कितना हो जाएगा? जीरो, क्योंकि वो हवा में तैर रहा है। जब लिफ्ट की रस्सी टूटेगी ये क्या करेगी? हवा में तैरेगी, इस पे खड़ा नहीं रहेगा, ये हवा में टूटेगा, ये हवा में क्या करेगा? तैरेगा। उस टाइम उसका क्या होता है? जीरो। इसका वैल्यू क्या होता है? उसका भार क्या होता है? जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन का कौन सा नियम है? सबसे पहले न्यूटन 3 नियम देता है, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। तो क्रिया और प्रतिक्रिया न्यूटन का कौन सा वन नियम है? इसलिए है सबसे लास्ट वन, यानी कि तीसरा। कौन सा है? तीसरा, तीसरा लॉ। ठीक है, कौन सा नियम है? तीसरा नियम। अब वो पहला नियम दूसरा नियम क्या है जब डिटेल क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो उसमें क्लियर होगा। फिलहाल न्यूटन का क्रिया और प्रतिक्रिया कौन सा नियम है? तो तीसरा नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब हुआ कि जितनी धक्का से अगर कोई वस्तु को फेंक रहा है तो उतना वापस धक्का लगाएगा। ठीक है, उतना क्या करेगा? वापस धक्का लगाएगा। जैसे अगर इसको हम टकरा दें, इसको हम टकरा दें, एकदम क्या किया? टकरा दें, ये जितना पावर से इसको टकराएगा ये भी क्या करेगा? उतना पावर से ही इसको टकराएगा। इसे बोलते हैं क्रिया और प्रतिक्रिया।
इसे क्या बोलते हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया। न्यूटन 3 नियम दिया था, क्रिया प्रतिक्रिया, इससे कौन सा नियम है, तीसरा, सीधा। ठीक, अब देखो वॉशिंग मशीन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे काम करता है। वॉशिंग मशीन जो घर में कपड़ा कपड़ा जो धुआ जाता है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे काम करता है। देखो इसका आंसर क्या है, इसका है अपकेंद्रन। इसका क्या है, अपकेंद्रन सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, अपकेंद्रन सिद्धांत। दो तरह के सिद्धांत होते हैं, एक होता है अभिकेंद्रन, यानी कि इसको अभिकेंद्री बोलते हैं, एक होता है अपकेंद्री। एक होता है अभिकेंद्री, एक होता है अपकेंद्री। अभिकेंद्री का मतलब होता है केंद्र की ओर झुकेगा, और अपकेंद्री का मतलब होता है केंद्र की ओर वो बाहर फेंका। जैसे मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है। एक ऐसा बल लगेगा जो उस केंद्र की ओर खींचेगा, केंद्र की ओर क्या करेगा, खींचेगा। जैसे मान लो ये रोड है, ठीक है, ये रोड है, यहाँ से बाइक वाला जा रहा है, इसको टर्न लेने के लिए क्या कर रहा है, ये केंद्र की ओर क्या कर रहा है, झुक रहा है। ये केंद्र की ओर क्या कर रहा है, झुक रहा है। यहाँ से एक ऐसा भी सवाल आता है कि बाइक सवार जब वो टर्न लेता है, रोड पे मोड़ करता है, तो किस सिद्धांत पे काम करता है, तो वो किस सिद्धांत पे काम करता है, अभी केंद्र के सिद्धांत पे। केंद्र की ओर झुक रहा है, यहाँ पे क्या करता है वॉशिंग मशीन, केंद्र की ओर नहीं झुकता, ये केंद्र से बाहर फेंकता है, ठीक है। तो वॉशिंग मशीन कपड़ा क्या होता है, जब मैल वाला कपड़ा होता है, वो पानी क्या करता है, कपड़ा से बाहर आता है, इसलिए कपड़ा क्या करता है, सूख जाता है। तो वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे काम करता है, तो अपकेंद्रन के सिद्धांत। मनुष्य के लिए ध्वनि का श्रव्य सीमा यानी कि ऑडियोबल जो रेंज होती है वो कितना होता है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, यानी किसी के बीच आदमी क्या करता है, सुन सकता है। बाकी इसके कम भी होगा तो आदमी नहीं सुन पाएगा, इसके ज्यादा भी होगा तो लोग नहीं सुन पाएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। पृथ्वी की सतह का प्लान वेग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से कोई चीज को फेंकेंगे तो पृथ्वी से बाहर चला जाएगा, वापस कभी नहीं आएगा, ठीक है। लिफ्ट के से टूटने से जो लिफ्ट के अंदर आदमी है उसका भार क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, लिफ्ट के अंदर तैरने लगता है, वो किसी में टच नहीं है, वो क्या करता है, तैरने लगता है, इसीलिए उसका भार क्या होता है, शून्य। क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन का कौन सा नियम है, तो न्यूटन का तीसरा नियम है। और वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है, तो अपकेंद्रन के सिद्धांत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि बिजली का हीटर का तार है, बिजली के हीटर का तार किसका बना। ये देखो ये पहले होता है हीटर, ठीक, ऐसा ऐसा करके क्या होता है, तार, ठीक है। इसी के बारे में पूछ रहा है कि बिजली का जो हीटर होता है उसका जो तार होता है वो किसका बनता है, इस किसका बनता है, उसको बोलते हैं नाइक्रोम। उसे क्या बोलते हैं, नाई प्लस क्रोम। किसका बना होता है, नाइक्रोम का। किसका बना होता है, नाइक्रोम का। नाई मतलब निकेल, नाई मतलब निकेल, प्लस क्रोम मतलब क्रोमियम, क्रोम मतलब क्रोमियम, यानी कि निकेल और क्रोमियम को मिलाकर, निकेल और क्रोमियम को मिलाकर हीटर का तार जो होता है ये बना होता है। क्यों, क्योंकि इसका जो गलनांक है, इसका जो गलनांक है यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, ये बहुत ही हाई होती है, बहुत ही क्या होती है, हाई होती है, उच्च होती है, बहुत ही उच्च होती है। यानी कि बहुत गर्मी क्या करती है, बर्दाश्त कर सकती है, बहुत बिजली क्या करती है, बर्दाश्त कर सकती है। इसीलिए निकेल और क्रोमियम को मिलाकर, जिसको नाइक्रोम बोलते हैं, ये इसका हीटर का क्या होता है, कॉइल बनता है। तो सीधी सी बात है कि बिजली के हीटर का कॉइल किसका बना होता है, तो नाइक्रोम का। अगर ये पूछे कि नाइक्रोम का मतलब क्या, तो निकेल और क्रोमियम। ये 2018 के एलपी के क्वेश्चन में एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। जो हमारे घर में बिजली का बल्ब होता है पीला वाला, जैसे इस टाइप का बल्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस टाइप का ये जो लगा था नहीं है, इसे बोलते हैं फिलामेंट। इसे क्या बोलते हैं, फिलामेंट। इसे क्या बोलते हैं, फिलामेंट। ये किसका बना होता है, ये बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है, टंगस्टन का, ठीक है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर में फ्यूज किसका बना होता है। घर में फ्यूज का जो तार होता है, घर में जो इस तरह का होता है फ्यूज का तार, इस तरह का, ठीक, यहाँ पे एक तार लगा होता है, ये तार किसका बना होता है, ये बनता है टीन और शीशा, टीन प्लस शीशा, ठीक है। टीन प्लस शीशा, टीन को बोलते हैं पीवी, ठीक है, और शीशा को बोलते हैं एसिड, यानी पीवी, सॉरी पीएच लिखा है, पीवी प्लस एसिड। यानी कि घर में जो फ्यूज होता है, फ्यूज का तार किसका बना होता है, तो टीन और शीशा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है। जब बारिश टपकती है, बारिश की हर एक बूंद क्या होती है, वो गोला गोला होती है, कैसा होता है, गोला गोला
इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है पृष्ठीय तनाव, पृष्ठीय तनाव के कारण, पृष्ठीय तनाव के कारण। अभी पृष्ठीय तनाव क्या होता है, जब डिटेल क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा पृष्ठीय तनाव क्या होता है। बस फिलहाल इतना ये याद रखना कि वर्षा की बूंदे गोलाकार किस कारण होती है, तो पृष्ठीय तनाव के कारण, क्योंकि 2018 के ग्रुप डी की एग्जाम में आ चुका है, इसलिए रटना तो पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर किसने दिया, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। किसने दिया था, तो आइंस्टीन, आइंस्टीन बोलो, अल्बर्ट आइंस्टाइन में से एक ही है, उन्हीं का नाम है। E इक्वल टू एम सी स्क्वायर किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये भी जब डिटेल क्वेश्चन पढ़ेंगे तो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर क्या होता है, ये पूरा डिटेल में समझा देंगे। फिलहाल इसको ऐसे देखिए, 2016 के एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा यानी करंट किस मीटर से मापा जाता है, तो उसको बोलते हैं आमीटर। उसे क्या बोलते हैं, आमीटर। इसे क्या बोलते हैं, आमीटर। हमारे घर में जो करंट आती है उसको किस यंत्र से मापा जाता है, आमीटर से। फिर से एक बार देख लेते हैं, बिजली का हीटर का तार यानी कॉइल किसका बना होता है, नाइक्रोम का। नाइक्रोम का मतलब निकल और क्रोमियम। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन का। घर में जो फ्यूज होती है उसको किसका बना होता है, टीन और शीशा का। ठीक है, टीन और शीशा का। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है, तो पृष्ठीय तनाव के कारण। E इक्वल टू एम सी स्क्वायर किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। और लास्ट, विद्युत धारा यानी करंट को किस यंत्र से मापा जाता है, तो अमीटर से। ये हो गया हमारा फिजिक्स का भाग 1 का 25 क्वेश्चन। इसी कई क्लास चलेंगे फिजिक्स का पार्ट 2, जिसमें 26 से लेकर 50 क्वेश्चन तक चलेंगे। बायोलॉजी का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाके देखिए, उसका नोट्स बना लीजिए, रट जाइए, क्योंकि 3 से 6 महीने के अंदर रेलवे एग्जाम ले लेगा। और 13 फरवरी से जो एलपी का एग्जाम होने वाला है, एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, उसमें ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछ चुका है, एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछ चुका है। बस आप लोग रट जाइए। बायोलॉजी का 50 क्वेश्चन का नोट्स बना के रट जाओ। फिजिक्स का भी 50 क्वेश्चन नोट बना के रट जाओ। फिर जैसे ये 50 कंप्लीट हो जाएगा तो फिर केमिस्ट्री का पार्ट 1 लेंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन, उसका भी चलेगा। ठीक है, ये टॉप 500 ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में किसी एग्जाम में रेलवे क्या किया, रिपीट किया। ठीक है, तो कैसा लगा ये आज का क्लास, आप लोग कमेंट करिए, बताइए। अगर कुछ सुधार होना चाहिए हमें आए, आप वही बताइए, सर आप यहाँ गलती कर, सर आप थोड़ा सा ये सुधार कीजिए, वो भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। फिलहाल भाग 1 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप लोग जुड़े रहिए, ये वीडियो शेयर कीजिए जो जिसका रिसेंटली एग्जाम होने वाला है। ठीक है, मिलते हैं कल क्लास में।